मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको फास्फेटी उर्वरक के बारे में बता रहे थे और इसमें हम आपको सुपर फास्फेट के बारे में बता चुके हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम आपको सुपर फास्फेट का भूमि पर प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि सुपर फास्फेट की भूमि पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से समझिए, सुपर फास्फेट की भूमि पर क्या प्रतिक्रिया होती है। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इस संबंध में कुछ प्रयोगों के आधार पर यह बात अब निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि सुपर फास्फेट भूमि को कुछ अम्लीय यानी एसिडिक ही बनाता है। सुपर फास्फेट के इसी प्रभाव को दूर करने के लिए बेसिक सुपर फास्फेट यानी अब आप ये समझें कि बेसिक सुपर फास्फेट नाम की एक पेटेंट खाद तैयार की गई है, जिसमें 15 भाग बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम और 82 भाग सुपर फास्फेट होता है। यह खाद ऐसी भूमियों के लिए अनुकूल रहती है जहां पर चूने की कमी हो। अब आप सुपर फास्फेट देने का समय समझिए, यानी टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑन सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट को वर्षा के पानी द्वारा बहाकर नष्ट किए जाने अथवा नीचे की तहों तक अंतःस्रवण क्रिया द्वारा बहा लिए जाने का भय नहीं होता। सुपर फास्फेट का प्रयोग बीज बोते समय ही करना चाहिए और इस खाद की जड़ों के क्षेत्र यानी अंग्रेजी में आप ये कहेंगे कि रूट जोन, तो आप ये समझें कि रूट जोन में डालना चाहिए, क्योंकि सुपर फास्फेट के अत्यंत विलेय रूप में दिए जाने पर भी यह भूमि में इसके साथ प्रतिक्रिया करके शीघ्र ही अचल यानी इमोबाइल हो जाता है और प्रायः जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। लेकिन सुपर फास्फेट को बीज के साथ साथ डाल देने पर पौधों की जड़ें उसका उपयोग कर लेती हैं। कार्बनिक खादों के साथ साथ प्रयोग करने पर सुपर फास्फेट से सर्वोत्तम फल निकलते हैं। सुपर फास्फेट को सदैव स्थापन विधि द्वारा जड़ क्षेत्र में देना चाहिए। अब आप ये समझें कि फास्फेट का यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन ऑफ फास्फेट यह प्रक्रिया जिसमें भूमि में दिए गए फास्फेट भूमि में उपस्थित विभिन्न तत्वों अथवा यौगिकों की प्रतिक्रिया करके अचल यानी इमोबाइल हो जाते हैं और कुछ समय तक दिए फसलों को प्रायः नहीं रहते, फास्फेट का यौगिकीकरण कहलाता है। समझ लिया ना आपने। अब आप ये समझें कि फास्फेट का जैविक अवशोषण यानी बायोलॉजिकल एब्जॉर्बेशन आप इस प्रकार अच्छी तरह समझ लें। बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट्स, तो इसके बारे में आप इस प्रकार समझें कि फास्फेट का जैविक अवशोषण सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। ये सूक्ष्म जीव अपने पोषण के लिए फास्फेट लेकर उसे कुछ समय के लिए मृदा घोल में हटा देते हैं। तो इस प्रकार से मृदा घोल में हटा देने पर क्या होता है जानते हैं, और वह फास्फेट इन जीवों के मरणोपरांत उनकी कोशिकाओं के सड़ने पर ही पौधों के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार आप ये समझ गए कि फास्फेट यौगिकीकरण की समस्या बड़े महत्व की है। जब उर्वरक रूप में फास्फेट का फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है तो भूमि में डाले फास्फेट में अब समझें आप इस प्रकार कि उससे जो है 29% से अधिक का कृषि फसलें उपयोग नहीं कर सक पाती। अतः फास्फेटी उर्वरकों का प्रयोग केवल मूल क्षेत्र यानी रूट जोन में ही किया जाना चाहिए और उसे उचित गहराई पर डालने के लिए उपयुक्त ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। फास्फेटी उर्वरकों को भूमि के ऊपर छिड़काव कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब आपने समझ लिया। एक बात और समझ लीजिए आप कि फास्फेटी उर्वरकों की उपलब्धता कुछ बातों पर निर्भर की जाती है, जैसे भूमि की किस्म, भूमि की प्रतिक्रिया, उर्वरता के प्रयोग के बाद बीता समय, समझ गए ना, उर्वरकों के प्रयोग के बाद बीता हुआ समय
और एक बात और समझ लीजिए, उर्वरक के प्रयोग का ढंग, इन बातों पर ही यह निर्भर करता है। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अब आप बेसिक फ्लैग और समझ लीजिए। बेसिक फ्लैग, टाटा बेसिक फ्लैग भी कहते हैं, टाटा से खनन किया गया है। तो बेसिक फ्लैग के बारे में समझे आप। बेसिक फ्लैग इस्पात उद्योग से प्राप्त एक उत्पादक, आप ये समझ लीजिए कि आप इसको अंग्रेजी में समझिए बाई प्रोडक्ट, और हिंदी में कहते हैं उत्पादक है। क्लियर हो गया ना। कच्चे लोहे के में अन्य अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। कच्चे लोहे यानी पिग आयरन में इन अशुद्धियों को अलग करने के उपरांत इस्पात तैयार होता है। कच्चे लोहे में उपस्थित ये पदार्थ बेसिक स्लैग कहलाते हैं। बेसिक स्लैग में लगभग 16% फास्फोरस P2O5 होता है और कुछ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम भी होता है। अम्लीय भूमि के लिए यह अत्युत्तम खाद है। बेसिक स्लैग को प्रयोग करने के पूर्व इतना महीन पीस लिया जाता है कि वह 100 मेष की जाली से छन जाए। तो आपने बेसिक स्लैग समझ लिया। अब आप पोटेशियम उर्वरक भी तो समझिए। पोटेशियम आप इस प्रकार समझें कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। हमारे देश में अधिकांश भूमियों में प्रायः पर्याप्त मात्रा में पोटास यानी K2O पाई जाती है। अतः कुछ विशेष भूमियों इस प्रकार से आप ये समझें कि इसके अलावा फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के लिए पोटास की आवश्यकता नहीं होती। भले ही भूमि में पोटास देने से फसलों की उपज में क्या होता है जानते हैं? वृद्धि होती है। तंबाकू, आलू, प्याज, मटर और फल वृक्षों में पोटास वाली खाद देने से उपज में भारी वृद्धि होती है। आमतौर पर सभी जड़ वाली फसलें यानी रूट क्रॉप्स जैसे गांठ गोभी, शलजम, प्याज और गाजर, चारे की फसलें तथा तंबाकू पोटास की खाद मिलाने पर अच्छी उपज देती हैं। तो आपने ये समझ लिया। अब आप जरा पौधों में पोटास का कार्य तो समझिए। पोटास पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करती है और पौधों में तैयार भोज्य पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने में सहायता करती है। पोटास पौधों में निरोग रहने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है। पोटास फलों में आप समझिए कि इसको मोटा बना देती है। यह पौधों को शक्तिशाली बनाकर उन्हें निरोग रखने में भी सहायक होती है। यह पौधों में जल संचार क्रिया में भी सहायता करती है। पौधों को गिरने से बचाती है। अब आपने समझ लिया कि इसके कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, प्रश्न नंबर 1 लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 में आप इस प्रकार लिखेंगे कि फास्फेट का यौगिकीकरण क्या है, लिखिए। और इसके अलावा एक और लिखिए, फास्फेट का जैविक अवशोषण यानी बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेटिक्स, लिखिए। धन्यवाद।